नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में व्यस्त हैं। आप टीजीटी में व्यस्त हैं, पीजीटी में व्यस्त हैं या फिर LT ग्रेड मुख्य परीक्षा में व्यस्त हैं, व्यस्त रहिएगा मित्रों। व्यस्तता भी ज़रूरी है। व्यस्त रहते हैं तो आपके पास दुख, पश्चाताप, इन सब के लिए समय नहीं मिल पाता है। ईमानदारी से अपने कर्म के लिए लगे रहें, अपने लक्ष्य के प्रति कर्म करते रहें तो निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आपने अपना लक्ष्य 3 साल पहले 148 पदों पर जो भर्ती निकली थी आर्ट विषय में, यूपी टीजीटी आर्ट, उसके लिए फॉर्म भरा था और अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ऐसी कामना है हमारी। आज उसी लक्ष्य को साकार कराने के लिए जो लाभकारी कदम है आपको पढ़ना, वो पढ़ाई को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी 2026 को जो ये क्लास होगी, नेटवर्क इशूज के चलते लाइव क्लास इस टाइम नहीं हो पा रही है। कल शाम को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई लाइव क्लास में। तो जो क्लास होगी इसमें सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे प्रमुख चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और साथ में 125 प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो हो सकेगा तो OMR भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, जिससे गोला भरने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा OMR बेस्ड है, ऑफलाइन पेपर है। 125 प्रश्न पूछने की परंपरा है, माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो प्रत्येक प्रश्नों को उतना ही महत्व दीजिएगा। आइए क्लास पे चलते हैं। जैसे आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला को उद्गम हुआ मित्रों, तो उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, वही पौदिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। आगे दिया गया पॉइंट्स कि आदिम मानव की कला जो है कैसी रही, तो वो प्रागैतिहासिक युग से ही संबंधित रही, इसलिए आप कहना आदिम मानव या आदि मानव का संबंध प्रागैतिहासिक युग से रहा है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र जो है वो छेपांकन पद्धति, किसमें, स्टेंसिल्स पद्धति में बने हुए हैं, जबकि प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजातीय और संस्कृति का भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों से ये ज़रूर पता चलता है कि उस टाइम की जनजाति कैसी रही है और उस टाइम संस्कृति कैसी थी। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर, प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों पर 5 प्रकार की शैलियों की खोज हो जाती है। इन शैलखंड चित्रों में आप 5 टाइप की जो शैलियाँ खोजेंगे, उसमें पूरक शैली होगी, अर्धपूरक शैली होगी, रेखा शैली होगी, अलंकृत शैली होगी और छेपांकन शैली होगी। तो इन 5 टाइप की शैलियाँ उस 5 जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलखंडों पर मिल जाती हैं, विद्वान खोजते हैं। आगे कहा जाता है कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे हो सकता है पूछे प्रागैतिहासिक शब्द की यूज़ सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहना डेनियल विल्सन ने किया। किस पुस्तक में किया, तो आर्कोलॉजिकल एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास, ऐसा पुस्तक जो है किसने लिखा मित्रों, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, चित्रकला की परिभाषा। तो किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करा देना ही क्या है, ड्राइंग है, यानी चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव जो पूछा जाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जीव के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ 4 भाग आ गए मित्रों। इन 4 भागों में से एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठीय जीव आया। फिर पेलोजोइक युग आया, इस युग में जो है आकशेरुकी रूप से विकसित हुआ। फिर मेसोजोइक युग होता है, इस युग में कशेरुकी यानी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक युग कर देते हैं, इसी युग में स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। आगे कहा जाए मित्रों, तो कहा जाता है मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी पुरानी है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर आया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार का हथियार बनाया करते थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में वो किया करते थे।
भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम, कहाँ पे, पल्लावरम नामक स्थान पे 1863 ईस्वी में किया था। तो प्रस्तर युग के औजार की खोज ब्रुशफुट ने खोजी, कहाँ पे खोजी, पल्लावरम में खोजी। पल्लावरम कहाँ पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। किस सन में खोजी, 1863 में खोजी, यानी 1963 में खोजी। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है 1865 ईस्वी में HV वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथॉन नामक स्थान से एक फॉसिल प्राप्त की थी। फॉसिल, एक फॉसिल किसने प्राप्त की, HV वाइने ने प्राप्त की थी। कहाँ से, हैदराबाद से। तो ये चित्रकला की कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसे पोलोजोइक, मेसोजोइक, एजोइक और सेनोजोइक में बांटा जाता है। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विवरण के बारे में भी देख लें। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अगर पढ़ना है मित्रों, अध्ययन करना है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पाषाण काल होता है, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। यह 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का होता है। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा करता था मित्रों। पूर्व पाषाण का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार के साथ साथ हथियार बनाया करता था। प्रस्तर युग के औजार जो है शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी की घाटियों से भी मिले हैं। और शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों के वहाँ भी आपको ऐसे औजार देखने को मिल गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण भारत वाला सबसे पुराना बताया जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत के चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत और उसके साथ कुडप्पा क्षेत्र में सीमित रहा है। जबकि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के रूप में भी बुलाया जाता था, यानी पुकारा जाता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या रहा मित्रों, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मानव ने सबसे पहले क्या बनाया, तो मानव ने कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया। और क्वार्टिजाइट यंत्र यानी मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों से आपके क्वार्टिजाइट यंत्र भी मिल जाते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लास्टोसेसिन यानी अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में जो है अफ्रीका में आ जाता है। और पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी यानी वर्तमान में पाकिस्तान में आपको पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण देखने को मिल जाते हैं। पूर्व पाषाण काल मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा मित्रों। तो वो आखेट भी करता रहा और खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से मिली है और किस काल की है, तो ये पूर्व पाषाण काल की है। वही पूर्व पाषाण काल जिसे आप 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल से ही हुआ है मित्रों। और सर्वप्रथम पिथिकेन्सोपस और उसके साथ पिकेनेंसियस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार भी किया है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव की अस्थियां 14 लाख वर्ष पहले की बताई जाती हैं। तो मानव की अस्तित्व जो है महाराष्ट्र के बोरी वाले स्थान से जब देखा जाता है तो 14 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे आप मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष के आसपास मानते हैं। हर टाइप का डाटा आता है, उसी अनुसार पढ़ना होता है। अब आगे बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात होगी मित्रों, मेसोलिथिक एज की बात होगी। यहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का दृश्य मिलेगा। और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन और नव प्रस्तर युग के समय में संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और अधिक सुडौल हैं और उसकी ज्यामितीय रूप भी बहुत अच्छी बताई जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 के बिंद क्षेत्र में जो है मिल जाती है। और मध्य पाषाण काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक यानी छोटे होते हैं, माइक्रोलिथिक होते हैं यानी छोटे औजारों का प्रयोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो बागौर है। बागौर राजस्थान वाला होता है मित्रों। भीलवाड़ा जिले में काठोर नदी के तट पे जो है ये बागौर आपका मिलता है। ये मध्य पाषाण काल का एक बढ़िया नमूना बताया जाता है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, वहाँ 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे 14 मानवों का नरकंकाल मिला है, लांघनाज में मिला है, लांघनाज में मिला है। लांघनाज गुजरात के पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य HD संकालिया ने करवाया है मित्रों। तो HD संकालिया किसे खोजते हैं, लांघनाज को खोजते हैं जो आपके गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कब से मिलता है मित्रों,
तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महादहा से प्राप्त होता है। तो महादहा और सरायनाहर से जो है अस्थिपंजर मिल जाते हैं मानव के। ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मध्य पाषाण काल के होते हैं। अब आगे बढ़ें और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व का होता है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्रारंभ की गई थी और भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो वस्ती है मित्रों वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्राप्त होती है। नव पाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था और नव पाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। किसका हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है नव पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है। यानी मानव अस्थायी रूप से रुकना स्टार्ट कर देता है, एक जगह बसना स्टार्ट कर देता है। और नव पाषाण युग प्राचीन वस्ती मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास मिले जिसे गड्ढाघर कहा जाता है। बुर्जहोम और गुफलकार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपके नवपाषाण के एक बढ़िया नमूने बताए जाते हैं। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की देन है और बुर्जहोम में कब्रों में पालतू कुत्तों का जो शवदाह बनाया जाता है मित्रों, वो मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता है। ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से की है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू कर दी है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो बताई जाती है वो गेहूं और जौ बताई जाती है। जबकि इलाहाबाद का कुलवा डिहवा जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कोल डिहवा किसके लिए फेमस है, तो कोल डिहवा जो है इलाहाबाद के पास स्थित है और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहा है मित्रों और नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना आरंभ करता है। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है चाक का आविष्कार हुआ, आप कहते हैं नवपाषाण काल की देन है। नवपाषाण काल एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है कहां से मिला, तो वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होता है और उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है। तो उत्तर पाषाण कालीन मानव सबसे पहले जो है इसका प्रयोग करता है, चाहे उत्तर पाषाण का हो चाहे उसे नव पाषाण का हो, बात एक ही है। पालिश लगाने की कला का जो आरंभ होता है वो नवपाषाण काल में ही होता है और नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर आएगा, सिंघलपुर आएगा और बेल्लारी आएगा। यहां से प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के मानव सारे भारतवर्ष में फैलाए गए और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। नवपाषाण कालीन नर्मदा नदी के दरियाई घोड़ा और अन्य पशुओं के अश्मीभूत हड्डियां भी यहीं से प्राप्त होती हैं। नवपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने के उद्योगशालाएं ये सब दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर हिंगराजी के टुकड़े, शील और पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिंगरोजी को पीसा जाता था मित्रों। तो हिंगरोजी को पीसा जाने के लिए पत्थर के टुकड़े भी मिले, सील भी मिले, ये सब भी देखने को मिला है। सील बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देहात वाले जानते होंगे सील क्या होता है, लोढ़ा क्या होता है या पत्थर क्या होते हैं। पत्थर तो सब जानते होंगे, देखते हैं। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास होता है, आगे बढ़ता है, तो ये अमूर्त कला आगे बढ़ती है नवपाषाण काल में। अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख शोध के बारे में देख लेते हैं। उनके लेखक कौन कौन से रहे, शोध कैसे छपे और कैसे वो आगे बढ़े। जैसे भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वानों में एलन हार्टेक बॉन्ड्रिक आते हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, डीएच गार्डन हैं, प्रोफेसर जुनेर हैं, लियोनार्डो आदम हैं और श्री एफ.आर. अल्चिन का भी नाम आता है। उसके साथ श्रीमती आल्चिन का भी नाम आएगा, डब्ल्यू एंडरसन आएंगे, कॉकबर्न आएंगे, सी.ए. सिल्वारॉड आएंगे और पंचानन मित्र के साथ साथ मनोरंजन घोष का नाम भी प्रमुखता से आ जाता है। तो ये सब विद्वान रहे जो आलेख छापते रहे। प्रीहिस्टोरिक इंडिका
की अगर बात करते हैं 1950 में एक पुस्तक आती है स्टुअर्ट पिगॉट की, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय के प्रमाणिक सामग्री से भरपूर बताया है। और आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 के लेखक असित कुमार हालदर रहे हैं। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है 1923 नामक पुस्तक जो है वो पंचानन मित्र जी की है। और इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो 1929 की है, इसके लेखक जो है वो परसी ब्राउन बताए जाते हैं। जबकि प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर लियोनार्डो एडम द्वारा जो है 1940 में लिखी गई, 49-54 में क्रमशः प्रकाशित की गई है प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। जबकि एच ए बॉन्ड्रिक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो 1952 के आसपास 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया था, जिसमें आपका सरोहो घाट का घायल सुअर वाला और उसके साथ सुअर के आखेट का दृश्य दर्शाया, और होशंगाबाद का भैंसा भी उसी में दर्शाया, और सिंघनपुर का आखेट भी उसी में दर्शाया। तो किसने दर्शाया मित्रों? ये एच ए बॉन्ड्रिक की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में ऐसा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिला स्थल हैं जिनके जो है खोजकर्ता और खोज वर्ष की बात करते हैं, तो देख लो, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1880 मिर्जापुर क्षेत्र होता है, कार्लाइल इसे खोजते हैं। 1892 बेल्लारी क्षेत्र होता है, एफ फॉसेट खोजते हैं। 1907 की बात करें, बांदा इसका क्षेत्र होता है मित्रों, खोज करते हैं सी एस सिल्वराड। जबकि 1910 की बात करते हैं, सिंघनपुर क्षेत्र होता है और C.W. एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। 1922 की बात होती है मित्रों तो होशंगाबाद है, मनोरंजन घोष खोजते हैं। जबकि 1936 की बात कर रहे हैं, अगर 36 पूछा जाए तो पंचमढ़ी डीएच गार्डन लगाना। और मित्रों जब 32 दिया जाता है तब भी आप जानते हैं पंचमढ़ी के लिए किसको लगा देते हैं? GR हंटर को लगाते हैं। तो खोज का काम GR हंटर 1932 रहा है, जबकि प्रकाश में लाने का काम 1936 में डीएच गार्डन का रहा है। और 1958 की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज की बात आती है। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर VS वाकाड़कर, तो इन्होंने खोजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा मित्रों, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं मित्रों तो दिया गया भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्रों में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इन सब जगहों पर आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकार मिल जाते हैं, चित्र रचनाएं मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी का नाम आएगा, पहाड़गढ़ का नाम आएगा, भीमबेटका का नाम आएगा, रायगढ़ का नाम आएगा। रायगढ़ तो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। मंदसौर की बात आ गई, होशंगाबाद आएगा, आदमगढ़ आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा, रायसेन आएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हम लोग पढ़ें तो पंचमढ़ी अभी जस्ट हमने कहा कि पंचमढ़ी गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला, पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज की बात आती है, GR हंटर साहब खोजते हैं, कब? 1932 में। प्रकाश में कौन लाता है? तो प्रकाश में आप जानते हैं डीएच गार्डन लाते हैं 1936 में। तो पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन साहब को जाता है और डीएच गार्डन इसे कब लाते हैं? 1936 में लाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया। तो किसके समकक्ष माना गया? स्पेन की एक गुफा है, स्पेन की गुफा का नाम अल्तामीरा है, अल्तामीरा के बराबर माना गया है पंचमढ़ी की गुफाओं को। आगे, पंचमढ़ी में कुल कितने? तो 50 गुफाएं अवस्थित है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है वो घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित बताए जाते हैं और पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों में आखेट के प्रस्थान करने की दृश्य को दर्शाया गया, यानी आखेट का प्रस्थान, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, उसके साथ शस्त्रधारी सैनिकों को भी दर्शाने का काम पंचमढ़ी में किया गया। तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे, कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नृत्य वादन वाला दृश्य है, ये पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी वही जम्बूद्वीप वाला, देखो नृत्य वादन है ये। दूसरा दृश्य दिखाते हैं, दूसरा दृश्य आपका शहद एकत्रित करते हुए, ऊपर देख रहे हैं ये सब मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये छत्ता है आपका, नीचे ऐसा पॉट लगाए हुए एक जो है मानव दर्शाया गया है जो शहद एकत्रित कर रहा है। तो ये भी दृश्य आपको पंचमढ़ी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सितार वादक तथा गदर्भमुख देवता का चित्र भी कहां से मिला है? तो सितार वादक और गदर्भमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं यहाँ 50-50 गुफाएं हैं, इन 50 में से लश्करिया खोह से आपका गदर्भमुख देवता और सितार वादक का दृश्य मिला है। सशस्त्र युद्धों का दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी से मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है मित्रों, और पंचमढ़ी के भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं महादेव बाजार। महादेव बाजार गुफा में मित्रों एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, यानी बड़ी सी बकरी का चित्र कहाँ मिला? तो महादेव बाजार में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को पंचमढ़ी वाले में पुतरी नाम दे दिया जाता है।
और पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रशालाएं प्राप्त हुए हैं उसमें लश्करिया खोह आता है, नींबू भोज आता है और बनिया वेरी आता है। तो बनिया वेरी, नींबू भोज और लश्करिया खोह कहां पे आते हैं? ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। आगे बढ़े मित्रों, तो पंचमढ़ी के चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिसके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में केवल अहेरिया यानी शिकारी रूप में अभिव्यंजित करने का काम किया गया। और तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इन स्तर के चित्र घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित बताए गए हैं। कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है मित्रों। कहां से मिला है? तो कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से मिला है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्मू द्वीप गुफा से प्राप्त हुआ। तो नृत्य वादन का दृश्य कहां से मिला है? जम्मू द्वीप गुफा से मिला है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र कहां से मिला? तो पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। आगे बात करते हैं, तो पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी मिले हैं। किनका? वानर क्रीड़ा का बढ़िया दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। बनिया बेरी क्षेत्र जो है वो पंचमढ़ी के सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिल गया है, जिसमें वानर समूह के साथ साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया? मधुमक्खी का छत्ता भी बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटे रोजा से शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित किया गया, जो पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है मित्रों। अभी आपने देखा था पंचमढ़ी का शहद एकत्रित करने वाला चित्र, तो ये मोंटे रोजा से मिला है मित्रों। मोंटे रोजा से मिला है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से मिला है। कहां से मिला मित्रों? तो स्वास्तिक पूजा का बढ़िया वाला चित्र जो है वो बनिया बेरी से मिला। बनिया बेरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहां से मिला? तो बोरी गुफा से मिला है। बोरी गुफा भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है। तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहां दर्शाया गया? तो आपके बोरी गुफा में दर्शाया गया, जो पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी से ही मिले हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक कौन है? तो डीएच गार्डन साहब हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक। आगे बढ़े मित्रों, पहाड़गढ़ की बात करेंगे। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं और शिलाचित्र देखने को मिल जाते हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां घोड़े, हाथी पर सवार और तीरों के साथ साथ भाले और धनुषें से युक्त दर्शाए गए, यानी धनुष लिए हैं, तीर लिए हैं, भाला लिए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं और मानवाकृतियां घोड़ा भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर डीपीएस दाराकेश ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। तो किसने खोजा है? डीपीएस दाराकेश ने खोजा है। स्थान कौन सा है? आप जानते हैं, स्थान आपका पहाड़गढ़ है, ग्वालियर के पास है। अगला नाम भीमबेटका का आएगा, बहुत प्रमुख है आपकी परीक्षा के लिए। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वाकाड़कर साहब ने खोजा है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हो जाती हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन, क्या रेलवे लाइन से बरखेड़ा और उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य बताई जाती है। मियाँ परशुपुर जो भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका भी आपकी बताई जाती है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र जो है वो 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो आएगा। और भीमबेटका पहाड़ी की जो लंबाई है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका क्या है, तो आप कहते हैं पहाड़ी है। तो भीमबेटका पहाड़ी की लंबाई लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिल जाती हैं। इसमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी मिल जाते हैं। और यहीं पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, एक तो 8,000 ईसा पूर्व से हैं और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के हैं। तो 8,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक दृश्य हम दिखाते हैं, शिकार नृत्य। मित्रों ये शिकार नृत्य दृश्य आपका जो है भीमबेटका से मिला है, अच्छे से देख लो। ऊपर आपके ये क्या दर्शाए गए? शिकारी दर्शाए गए। नीचे एक बड़ा सा माहिश टाइप का दृश्य दर्शाया गया, जिसका शिकार ये लोग करना चाहते हैं। तो ये शिकार नृत्य वाला दृश्य है मित्रों, देख लो।
भीमबेटका से मिला है। पहले स्तर के चित्रों की अगर बात करते हैं तो इस स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार दर्शाए गए पहले स्तर में। जबकि दूसरे स्तर के चित्र में, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ये सब भी चित्रित किए गए हैं। ये सारी बातें भीमबेटका के लिए हो रही हैं, जिसका खोज उज्जैन के प्रोफेसर साहब यानी वाकाड़कर साहब किए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों, और रायसेन आप जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। भीमबेटका एक पहाड़ी होती है। भीमबेटका को जूराक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार और छतों पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे मित्रों। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, कौन सा, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी में मेसोलिथिक पाषाण काल की अवधि की बताई जाती है। कैसी है, मेसोलिथिक एज की है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र जो है वो सर्वप्रथम भीमबेटका से ही देखने को मिल जाते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य चित्र और उसके साथ शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख भी प्रकाशित किया था। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य इस नाम से कौन सी पत्रिका में, धर्म युग में छापा था। किसने छापा था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज्यादातर लाल, पीला और सफेद के साथ हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल, पीला, सफेद, हरा रंग कहाँ प्रयोग किया गया, भीमबेटका में ज्यादा देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाओं की अगर बात करते हैं तो जैसे आएगा नाम गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कंटोरिया, फिंगरी गुफा, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। गणेश घाटी में पाया जाने वाला सबसे सुंदर दृश्य है वो युद्ध का दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दर्शाया गया। यही है आपका युद्ध का दृश्य, गणेश घाटी से मिला है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरुए रंग से बनाया गया जो जंगली भैंसा है मित्रों। जंगली भैंसा 3.5 मीटर लंबा बताया जाता है जो जावरा से मिला है। जो आपका जावरा कहाँ पे आता है मित्रों, जावरा आपके भीमबेटका के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक गुफा लांगड़ाबाई से दुल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। लांगड़ाबाई से क्या मिला, दुल्हा और दुल्हन का चित्र मिला है। और कंटोरिया और फिंगरी से गर्भवती महिलाओं का चित्र भी मिला है। कंटोरिया और फिरंगी ये किसके अंतर्गत आते हैं, भीमबेटका के अंतर्गत आते हैं। वहां से गर्भवती महिलाओं का दृश्य भी दर्शाया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। और धर्मपुरी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमयी शिकारियों का दृश्य भी दर्शाया गया और उसके साथ हिरन के शिकार का रहस्यमयी दृश्य भी अंकित किया गया। तो ये सब दृश्य भी आपके भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों के विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों, इनसे प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता है। और गेरुए का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था तथा हरे के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग आप लोग कर लेते थे उस टाइम पे। भीमबेटका के बाद मित्रों हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है मित्रों। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रयों की अगर बात करते हैं तो बौतालदा है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, नवागढ़ है और कर्मागढ़ है, खैरपुर है, खरसिया है। ये सब आपका रायगढ़ का हिस्सा हो जाता है। बैतालदा की अगर बात करते हैं, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसा का अंकन मिलता है। तो आपका हिरन, छिपकली और जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, बैतालदा में। ऐसा दृश्य प्रागैतिहासिक काल का देखने को मिल जाता है। जबकि कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो कबरा पहाड़ यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते के भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। और सिंघनपुर की बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत माठ नदी के पूर्वी ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की जो खोज है वो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की जाती है। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य भी किया है। सिंघनपुर में 50 चित्र जो है 50 चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिल जाती हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बांधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। कौन सा, तीरों से बुरी तरह विधा भैंसा जो है, तीरों से बिल्कुल इधर से उधर तीर आर पार कर दिए हैं और भैंसा मर रहा है, ऐसा दर्शाया गया। ये सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। यहाँ के गुफा द्वार पे
असंयत कंगारू का चित्रण भी हुआ है। असंयत कंगारू का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सिंघनपुर में देखने को पा जाएंगे। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा है, बारहसिंघा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी है और इसके साथ खरगोश हैं, इन सभी को भी दर्शाया गया है। यहीं पर एक गुफा का दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छिदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र के अनेकों चित्र क्षेपांकन पद्धति में बने हुए बताए जाते हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त पारवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पाया गया है। और मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर क्या है मित्रों? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ियाँ खोए हैं यानी गुहाएं हैं। और मोरी नामक स्थान से अष्टदल के साथ साथ कमल के साथ स्वास्तिक, चक्र, शौर्य, सरबोतोभद्र, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र, ये सब देखने को मिल जाता है मोरी वाले स्थान से। यहाँ पर देहाती भांस से बनाई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो देहाती भांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ मिली? मोरी से मिली, यानी मंदसौर में मिली हैं। नृत्य रत मानो हो, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले हों या फिर पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पे बढ़िया से मिला है। तो ये सब दृश्य आपका मंदसौर मोरी वाला हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, होशंगाबाद आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र में। होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी पे आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने 1 दर्जन से ज्यादा शिलाश्रय स्थित हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगली भैंसा है मित्रों, घोड़ा है, हाथी है, घायल भैंसा है, अस्त्रधारी है, घुड़सवार है, जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी है। ये सब दृश्य जो बना है ये आपके होशंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। होशंगाबाद वाले चित्र क्षेपांकन पद्धति में है। और यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशालकाय माहिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं के द्वारा निर्मित है। तो महामाहिष का दृश्य कहाँ पे मिला है? आपके होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र भी कहाँ से मिला मित्रों? तो वन देवी का चित्र भी आपके होशंगाबाद से देखने को मिल जाता है। आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित करने का काम किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघे का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं में उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर के साथ साथ सिमलीरा, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि से आदिम चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपके मध्य प्रदेश के लिए हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के सन 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमयी गुफाओं में सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताने का काम किया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने वाले का श्रेय जो जाता है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का जाता है, उसके बाद जॉन कॉकबर्न को जाता है। इसीलिए 1880 में कैमूर की पर्वत श्रेणियों में अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए मिलते हैं। और मिर्जापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रौंप, शोरियो घाट, भिलडरिया, लिखुनिया, कोंडाकोट, घोंड मागर और उसके साथ खोडहावा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए बताए जाते हैं। और इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर के साथ साथ गैंडा, हिरन सांभर, बारहसिंघा आदि का चित्रांकन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से बनाया गया है।
बांड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका, यूरोप के बाद रखा है। एच बांड्रिक ने मिर्जापुर के घायल सूअर की अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्थान देकर के इस दृश्य को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। घायल सूअर का आखेट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये आपका है घायल सूअर का दृश्य जो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब बात सोरहो घाट क्षेत्र की कर लेते हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य सूअर के आखेट का दृश्य मिलता है, जो केवल सोरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य बताया जाता है। कौन सा? सूअर के आखेट का दृश्य। गिरवी से बना इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थवादी, स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सूअर का मुख अर्ध खुला रह गया है, जो उसे असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सोरहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्रों में बात करें तो स्याही के आखेट का है, हाथ के आखेट का है, छापे की मानवाकृतियों की बात हो रही है, ये सब आपके सोरहो घाट से मिला है। लिखुनिया की बात करते हैं तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे लिखुनिया आपकी पाई जाती है। और लिखुनिया की बात करें तो हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया में बनाया गया। आप देखो इधर हाथी दिखाई दे रही है, ये वाली हाथी दिखाई दे रही है, इसका शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। यह आपके लिखुनिया में ही है। यहां से प्राप्त प्रमुख चित्रों में नृत्य वादन का दृश्य आता है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह आ जाता है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया, ये वाला दृश्य आ जाता है। तो ये सब आपके लिखुनिया के बेल्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़े तो मानिकपुर वाला बेल्ट आएगा। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है और मानिकपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट हैं, करपरिया हैं और करियाकुंड हैं। तो करियाकुंड, करपरिया और सरहाट कहाँ के क्षेत्र हैं? मानिकपुर वाले के क्षेत्र हैं, बांदा जिले में पाया जाता है। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों को गेरुए रंग में ओजपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है, मिला है। सरहाट से ही एक स्थान से सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, ऐसा बनाया गया जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। तंत्र मंत्रशाला रही होगी सोरहो घाट वाले में या सरहाट वाले में। कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन है। तो कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का अंकन किया गया है। घोड़मागर मिर्जापुर क्षेत्र के गैंडे के शिकार के अंकन के लिए जाना जाता है, जो गेरुए रंग से बनाया गया और पूरक शैली में बनाया गया घोड़मागर का गैंडे के शिकार वाला दृश्य। तो गैंडे के शिकार वाला दृश्य बहुत फेमस दृश्य होता है मित्रों। आप देखना, आपको दृश्य दर्शाते हैं गैंडे का शिकार। ये दृश्य आपका गैंडे का शिकार वाला है। बीच में गैंडा खड़ा हुआ है, इधर शिकार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। महानुभाव लोग अपना बरछी, तलवार और फरसा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम्ब वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। कौन सा? बिडम्ब। कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो प्रागैतिहासिक स्थल या कौन सा है जिसका पर्यटन स्थल विडम्ब है? तो मित्रों मिर्जापुर का है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र भी मिलता है। तो बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ मिलता है? आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आप ये दृश्य देखिएगा, 3 दंडधारी अश्वारोहण, 3 दंडधारी अश्वारोहण आपके यहाँ दर्शाए गए। ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, 3 दंडधारी आपके अश्व वाले दृश्य भी हैं। मिर्जापुर में मिला है। मालवा वाला बेल्ट होता है। अपने अपने घोड़े को रास्ता में पैदल ले जा रहे हैं लोग। मालवा से पहिए रहित गाड़ी का दृश्य भी मिला है। पहिया रहित यानी पहिया ही नहीं है, ऐसी गाड़ी बनाया गया जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर यानी धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं, ऐसा दर्शाया गया मालवा वाले में पहिया रहित गाड़ी में। और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन भी बढ़िया से किया गया। प्रागैतिहासिक स्थल हरनी हरन। हरनी हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप पाया जाता है, हरनी हरन स्थान। और उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जो चित्र जहां से मिले हैं। जैसे आप देखना, घोड़मागर मिर्जापुर का है। तो घोड़मागर मिर्जापुर गैंडे के आखेट के लिए जाना जाता है। भिल्डरिया मिर्जापुर में है, घायल सूअर के लिए जाना जाता है। बिडम्ब मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर का है, 12 सिंहों का आखेट के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर में है, हाथी का शिकार के लिए जाना जाता है। जबकि होशंगाबाद की बात करते हैं, आदमगढ़ वाला, तो वो महामाहिस के लिए जाना जाता है।
आदमगढ़ होशंगाबाद में ही वन देवी का चित्रण है, उसको भी जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का दृश्य मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मयूर का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी जानते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका शहद एकत्रित करते हुए दृश्य दर्शाया गया, उसे भी आप जानते हैं। और सिंघनपुर की बात होती है, छत्तीसगढ़ में है, घायल भैंसा और कंगारू का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हो गई। आपके आउट ऑफ सिलेबस में कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी दक्षिण भारत से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसे भी कराते हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवादा, राजगृह और चक्रधरपुर। कहाँ? नवादा जिला, राजगृह और चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में ये सब कुछ हैं, और शाहाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य में चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड में है, और शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया गया। तो दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां यहां से दर्शाई गई हैं। बात करें मित्रों आपके राजस्थान की, राजस्थान वीरभूमि राजस्थान है मित्रों। राजस्थान क्षेत्र में आप झालवाड़ा जाना, भरतपुर जाना, दरा के साथ साथ आप गागारोन जाना, इस सब क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान अलनरिया घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिसमें स्थानीय लोग सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। तो सीता जी का मांडोलो जो स्थान है मित्रों, वो 5000 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक चित्र लिए हुए है। तो सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आपके राजस्थान की हो गई। अब दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में बिल्ला सरंगम आता है मित्रों। बिल्ला सरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण काल स्थल है। देश में ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है बिल्ला सरंगम। और बिल्ला सरंगम से हड्डी के उपकरण, उसके साथ जादू, टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह खूब ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक बेल्ट आता है बेल्लारी मित्रों। बेल्लारी कर्नाटका राज्य का है और नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है बेल्लारी को। बेल्लारी पूछा जाता है खूब, कौन से राज्य में आता है? कर्नाटका। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रधान केंद्र बताया जाता है। यहाँ के चित्रों को 1892 में, कब? 1892 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण मिला है, जादू टोना टोटका का दृश्य मिला है। तो ये सब चित्र आपको बेल्लारी से देखने को मिल जाते हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो स्पेन के चित्रों से बेल्लारी के चित्र सेम देखने को मिल जाते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं। वायनाड के अटकल की अगर बात होती है, वही वायनाड मित्रों जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। यह केरला राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल होता है वायनाड के अटकल। यहाँ के चित्रों में 1901 में लगभग एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित करने का काम किया, यानी खोजने का काम किसका रहा? एफ फासेट का रहा। कब खोजा? 1901 में खोजा। यहाँ पर चतुष्कोण मिलता है मित्रों। चतुष्कोण के साथ साथ आपका स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दृश्य आपका वायनाड के अटकल का है। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियां स्पेन के कोंगुल गुफा के भांति हैं और सिर पर कुछ पहने हुए बताई जाती हैं। तो स्पेन के कोंगुल गुफा के समान कहाँ का दृश्य देखने को मिलता है? तो स्पेन के कोंगुल के समान, बेल्लारी का नहीं, वायनाड के अटकल का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों ये तो आपके दक्षिण भारत के केंद्र हो गए। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में नहीं पूरे भारत में है। तो दक्षिण भारत में शंगन कल्लू स्थान पर शैल चित्र मिले। कौन से स्थान पे? शंगन कल्लू स्थान पे शैलीय चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्राकृतिक रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं का चित्रण ना के बराबर किया गया। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुप्ता ने भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं और प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव के प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है और प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू और विश्वासों को व्यक्त करते हुए किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचयन आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुड़ियार यानी अर्थात 1 लाख गुफाओं का समूह के गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरुए से बनी जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, इसका चित्र भी मिला है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। ये भीमबेटका से देखने को मिल जाता है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृत पाए जीवन को तड़पाते हुए दर्शाया गया है।
या तड़पते हुए दर्शाया गया है और एक जादूगर को एक बड़े वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया भी गया है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। अब मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं, जो उस टाइम वो लोग चित्र बनाए उसकी विषय वस्तु क्या रही। तो प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु में पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कहीं गैंडे का आखेट, कहीं पारासिंह का आखेट, कहीं भैंसों का आखेट, ऐसा दर्शाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है और प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूप में दर्शाया और ज्यामितीय आकारों में सजोया भी है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। क्या है? उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। और प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण, तत्पश्चात बारहसिंह का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो है मयूर का हुआ है और प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। आगे बात करें तो पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है और आदि मानव की दिनचर्या, पशुओं को मान करके खाना, उनके बाद उल्लास में नृत्य और गायन करना, यह सब रहा है। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय है, जादू है, टोना है, टोटका है, चिरस्मृति है, विजय है इत्यादि की भावनाएं भी निहित बताई जाती हैं। और गुहावासी मानव, क्या गुहावासी मानव अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों की रेखाओं आदि का प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ भी करता है, ऐसा भी दर्शाता है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है छापा चित्रों का आरंभ जो है वो छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और प्रागैतिहासिक मानव शायद अपने आखेटक समूहों को चित्रित करके घायल पशु के चित्र के सहारे पशुओं के अनेक अंगों पर आक्रमण और प्रहार करने की शिक्षा लेता था। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषताएं हैं मित्रों, वो खासियत क्या क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस पे बने हैं? रेखा पे बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के रेखांकन कहा जा सकता है तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रंग गेरुआ बताया जाता है, यानी लाल रंग का प्रयोग है। गुहा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गेरुआ के साथ साथ हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग में लाए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता भी दिखाई देती है और उसके साथ साथ गति और सजीवता के साथ साथ प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है और प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे और मिलने के लिए प्याली के रूप में पशुओं की पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। तो आपसे पूछा जाता है जो रंगों को आपस में मिलाने के लिए कौन सी हड्डी प्रयोग करते थे या क्या लगाते थे, किसमें मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल आदि के एक सिरे को कोट करके बनाया करते थे और प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर हैं, इसको खोद करके बनाया गया है। और प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला और काजल के रूप में भी होता रहा है। तो ये सारी बातें आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला की रही हैं जो विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल पे ये रहा, कह रहा है 8 फरवरी 2019 को राज्य ललित कला अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2019 की बात हो रही है। 55वां, 58वां, 56वां या फिर 59वां? आपसे पूछा गया 8 फरवरी 2019 को राज्य ललित कला अकादमी यूपी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है? तो 56। कौन? 56वां। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नाम रामपाल का दिया गया,
गोपाल का दिया गया, गोविंद पाल का दिया गया और धर्मपाल का नाम दे दिया गया। प्रज्ञा पारमिता के बारे में पूछा गया कि ये भारत कला भवन में फाइनली प्रदर्शित हुई है और सचित्र ग्रंथ है, किसके टाइम पे बनती है, तो गोविंद पाल उस टाइम राजा हुआ करते हैं। राइट आंसर जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक थे, यानी आधुनिक बंगाल शैली के प्रणेता थे, आगे ले जाने वाले थे, प्रचारक थे। नाम दिया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे या फिर राजा रवि वर्मा थे। आपसे आधुनिक बंगाल शैली का उन्नायक पूछे, आपसे बंगाल शैली का प्रणेता पूछे, आपसे बंगाल शैली का प्रचारक पूछे या फिर आपसे बंगाल शैली का संस्थापक पूछे, नाम एक ही लगाइएगा मित्रों। ये नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का होगा, तो आपको सही जवाब अवनी बाबू के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण राय कृष्ण दास के संग्रहालय के संस्थापक थे। आपसे राय कृष्ण दास के बारे में पूछा गया है कि वो भारत भवन भोपाल के संस्थापक रहे हैं, या भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक रहे हैं, या फिर लखनऊ कला विद्यालय के संस्थापक रहे हैं, या फिर शांति निकेतन कला भवन के संस्थापक रहे हैं। राय कृष्ण दास के बारे में अगर देखा जाए मित्रों, तो वो संस्थापक रूप में जिस संग्रहालय के निकलेंगे उनका नाम भारत कला भवन होता है, जो वाराणसी में स्थित है। तो राइट आंसर आपको यहाँ बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 5 की बात आती है, तो आपसे कह रहा है सूर्य को समर्पित मंदिर है, नाम कोणार्क का मंदिर है, एलिफेंटा है, दिलवाड़ा है या फिर एलोरा है। सूर्य को समर्पित मंदिर है पूछा गया। अगर सूर्य को समर्पित मंदिर पूछा जा रहा है तो राइट आंसर कोणार्क देना पड़ रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। चोल काल में अधिक निर्मित हुई, क्या धातु मूर्तियां ज़्यादा बनी, पाषाण मूर्तियां ज़्यादा बनी, मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा बनी या फिर तीनों टाइप की मूर्तियां ज़्यादा बनी। चोल काल की बात हो रही है, चोल काल में जो ज़्यादा बना है वो धातु वाली मूर्ति ज़्यादा बना है, तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है। नाम भारत भवन भोपाल का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, शांति निकेतन कला परिषद बोलपुर का है और कला निकेतन कोल्हापुर का नाम दे दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा है विश्वविद्यालय संग्रहालय है, उसका नाम क्या होगा मित्रों, तो भारत का कला भवन संग्रहालय, जो फाइनली वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा अपना 8 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कह रहा है स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय कहाँ स्थित है। स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय क्या बोस्टन में है, पेरिस में है, लंदन में है या फिर बीजिंग में है। स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये संग्रहालय आपके बोस्टन में है। राइट आंसर जो लगाइएगा वो फर्स्ट के साथ लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा जा रहा है हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है। हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है मीनाक्षी मंदिर में, वेंकटेश्वर मंदिर में, सीतारंगम मंदिर में या फिर सरस्वती मंदिर में। हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है, तो हाथी दांत की अद्भुत कला आपको मीनाक्षी मंदिर में देखने को मिलेगी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया अजंता की सर्वाधिक प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं। नाम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का है, खुदा बख्श पुस्तकालय बांकीपुर का है और प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई का नाम दे दिया गया। अजंता की मैक्सिमम प्रतिलिपियां कहाँ हैं, ज़्यादा प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो अजंता की बात कर रहा है। अजंता जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 30 गुफाएं हैं, उसका मैक्सिमम डाटा प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में है। तो राइट आंसर बम्बई के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर मित्रों बनाइएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है 11 से प्राप्त याक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में है। नाम पटना संग्रहालय का है, मथुरा संग्रहालय का है, ग्वालियर संग्रहालय का है और सारनाथ संग्रहालय का नाम
दे दिया गया। आपसे कह रहा है 11 पुरुष से प्राप्त याक्षी की मूर्ति कौन से संग्रहालय से है? तो याक्षी की मूर्ति की अगर बात करते हैं ग्वालियर संग्रहालय आंसर बनता है। राइट आंसर मित्रों आपको सी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। पूछा गया अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है मित्रों, उसमें पूछा गया ऊपर जो शेर हैं उनकी संख्या क्या 4 है, 5 है, 3 है या फिर 2 है। कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो वहाँ सिंहों की संख्या आप देखिएगा 4 देखने को मिलेंगे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अशोककालीन सिंह स्तंभ स्थित है। अशोककालीन सिंह स्तंभ यहाँ स्थित है, फिर वही पूछ लिया गया, 4 के साथ लगा लो भाई। आप जानते हो सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है। लेकिन अब क्वेश्चन गलती से टाइप है तो उसके लिए आप 4 लगा लीजिएगा, सिंह की संख्या ही समझ लो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलता है। आपसे क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? नाम वुडकट और प्लेनोग्राफी का है, नाम ड्राई पॉइंट और एक्वांटेंट का है, नाम एचिंग और सेरीग्राफी का भी है, और कैलियोग्राफी मैजेंटो टिंट का नाम दे दिया गया है। आपसे इंटेग्लियो पद्धति के बारे में पूछा गया। इंटेग्लियो पद्धतियां हैं, नाम ड्राई पॉइंट और एक्वांटेंट के साथ लगाइएगा। बी के साथ आप सही जवाब बना लीजिएगा। बी इज द राइट आंसर बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन से अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? नाम श्रीधर महापात्रा का है, रघुनाथ महापात्रा का है, सुखवीर श्रृंगल का है और नित्यानंद महापात्रा का नाम दे दिया गया। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? तो अकादमिक शैली की अगर हम चित्रकार की बात करते हैं श्रीधर महापात्रा सही जवाब बनता है। ए के साथ हम राइट आंसर लगाते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पियरो डेला फ्रांसिस्का। पियरो डेला फ्रांसिस्का डडाडाट का एक इटली का चित्रकार था। नाम गोथिक काल का है, मध्ययुगीन काल का है, प्रारंभिक पुनर्जागरण टाइम का है और रोकोको अवधि का दे दिया गया। पियरो डेला फ्रांसिस्का आपसे पूछा गया। पियरो डेला फ्रांसिस्का मित्रों अगर संबंध पूछा जाए तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल आंसर बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना आएगा 17 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पुनर्जागरण क्रांति। पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों में मेसेचियो हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकेलेंजेलो हैं और जॉर्जियो हैं। इनके सृजन में किस कला शैली की पुनरावृत्ति है? कौन सी कला शैली दोहराई जाती है, पुनरावृत्ति होती है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की पुनरावृत्ति होती है, प्रारंभिक ईसाई और गोथिक शैली की पुनरावृत्ति होती है, शास्त्रीय और गोथिक शैली की पुनरावृत्ति होती है, या फिर बरोक और रोकोको की पुनरावृत्ति होती है। तो पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों के द्वारा जो फाइनली कला शैली का पुनरावृत्ति होता है वो शास्त्रीय और गोथिक है। राइट आंसर आप सी के साथ बनाइएगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। आगे चला जाएगा आपका क्वेश्चन 18 नंबर है। पूछा गया उत्तर पुनर्जागरण कला का समय था। उत्तर पुनर्जागरण कला का समय था 1425 से 1500 ईस्वी, 16वीं शताब्दी का अंत 15 से 1530 ईस्वी या फिर 19वीं सदी। आपसे उत्तर पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया तो 16वीं सदी का अंत आंसर बनेगा। सी के साथ आपको यहाँ पे आंसर लगा लेना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? नाम वुडन का है, रबड़ का है, मेटल का है और स्टोन का नाम दे दिया गया। प्रिंटिंग मेकिंग में गाढ़ेपन की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता हो जाती है? तो सतह वहाँ मेटल की रहेगी मित्रों, मेटल। राइट आंसर सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे 20 नंबर क्वेश्चन से कह रहा अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। नाम अप्पू घर का है, ओलंपिक खेल का है, जर्मन सर्कस का है या फिर एशियाई खेल का है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था तो अप्पू प्रतीक जो है वो एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। राइट आंसर आपको डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं? रेखा कहते हैं, पोत कहते हैं, आकार कहते हैं या फिर स्केच कहते हैं?
एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम क्या नाम दे पाते हैं? तो एक गतिशील बिंदु है, ऐसे बिंदु ही आगे बढ़ता जा रहा है। अब बिंदु अगर ज़्यादा पास पास होगा तो वो रेखा बन जाएगी मित्रों। तो राइट आंसर से रेखा की परिभाषा है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 22 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? बर एक प्रभाव है काष्ठ का, कैनवास का, धातु का या फिर स्टोन का। बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो बर एक प्रभाव है जो प्रभाव डालता है धातु पर। तो राइट आंसर्स धातु देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाता है? नाम 26 का है, 28 का है, 24 का है और 22 का है। मित्रों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रहा है, क्योंकि कई बार आंसर्स 28 बन जाता है, कई बार आंसर्स 24 बन जाता है, बहुत बार तो 22 भी बना है, बहुत बार तो 20 भी बना है। तो ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। फिलहाल यहाँ हम बी के साथ आंसर्स लगाते हैं, लेकिन कई बार हमने 28 और 22 को भी पढ़ा है, लगाया है, आंसर समझा है। यहाँ सही जवाब हम बी के साथ लगा ले रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चंस अगर ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आएँ तो एकदम फैक्ट्स आंसर्स के साथ हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। इनमें से कौन मूर्तिकार है? नाम रामकिंकर वैस का है, अनुपम सूद का है, एम.एफ. हुसैन का है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है इनमें से कौन मूर्तिकार है। अब अगर आप समसामयिक कलाकार अच्छे ढंग से पढ़े हो तो आप बता पाओगे कौन चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है। इसमें से रामकिंकर वैस आंसर्स लगाओ, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है द लाइफ ऑफ अ वर्जिन। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? चित्रकला है, वुडकट है, भित्तीय चित्र है या फिर मूर्तिकला है। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन की अगर बात हो रही है तो ये वुडकट रचना है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? चित्रकला में, लिथोग्राफी में, धातु की ढलाई में या फिर पोस्टर में। कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? अगर कोंते के प्रयोग की बात आती है, लिथोग्राफी आंसर्स बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है विचारक हुम किस राष्ट्र के थे? नाम इटली का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है और ग्रीक का नाम दिया गया। विचारक हुम के बारे में पूछा गया। अगर हुम का देश पूछा जाता है तो ब्रिटेन के साथ आंसर्स बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाए। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों डिजाइन में पूर्ण रंग, पुनर्प्रकृति, फुल पावर, रिप्रोडक्शंस। तो आपसे कह रहा है कि डिज़ाइन में पूर्ण रंग, पुनः प्रतिकृति यानी दोबारा से आप उसमें भरो रंग को, इसके लिए मुख्य पिगमेंट्स कौन सा है? तो मित्रों देखो डिज़ाइन में अगर हमें पूर्ण रूप में रंग भरना है, गुलाब हमने बनाया है तो गुलाब में पत्ती किस कलर की होगी, डाल किस कलर की होगी, फाइनली गुलाब का जो फूल है वो कौन से कलर का होगा। तो ये एनिमेशन पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति होता है, और ये सियान मैजेंटा और येलो से बनेगा, रेड ग्रीन और ब्लू से बनेगा, ब्राउन ब्लैक और ब्लू से बनेगा, या फिर ऑरेंज इंडिगो और वायलेट से बन जाएगा। आपको बताना है किससे बनेगा। तो डिज़ाइन में अगर हमें पूर्ण रूप में रंग की पुनर्कृति करनी है मित्रों तो उसके लिए फाइनली सियान मैजेंटा और येलो सही जवाब बनेगा। ए के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। अश्व किसका वाहन है? नाम यम का है, इंद्र का है, वरुण का है और वायु का है। अश्व किसका वाहन है? तो अश्व वायु का वाहन है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, लास्ट सपर है, सनफ्लावर है, ग्वेर्निका है या फिर बर्थ ऑफ वीनस है। पिकासो का अगर प्रसिद्ध चित्र आपसे पूछा जा रहा है तो आप ग्वेर्निका के साथ आंसर्स लगाओ, बी के साथ सही जवाब बना लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। पूछा गया सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? नाम भारत का है, श्रीलंका का है, नेपाल और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सिगरिया की गुफाएं किस देश में है आपसे पूछा गया। अगर सिगरिया पूछा जाए कहाँ पे है तो आपको श्रीलंका याद रखना होगा। भारत का ये नीचे वाला देश जो पड़ोसी देश है ये श्रीलंका में सिगरिया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ।
अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल क्या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में है या फिर पटना संग्रहालय बिहार में है। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। रामपुरवा अगर बुल कैपिटल की हम बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली आंसर बनता है। सी के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। पूछा गया फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। नाम सेंजा का दिया गया, गोया का दिया गया, पिकासो और मातिस का नाम है। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। अगर फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार पूछा जा रहा है तो नाम मातिस के साथ बैठेगा, सही जवाब डी के साथ लग जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर हम बना लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है धन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। हर्ष के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, आनंद वर्धन के द्वारा या फिर नंदलाल बोस के द्वारा। धन्य लोक के बारे में पूछा गया। धन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। ध्वन्य लोक की अगर बात आती है आनंद वर्धन राइट आंसर्स हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, जयपुर में है, हैदराबाद में है, पटना में है या फिर बड़ौदा में है। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है मित्रों। अगर जंतर मंतर के लोकेशन की बात आए तो जयपुर आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग, इसके लेखक हैं WG आर्चर हैं, ई डिकेंसन है, MS रंधावा हैं और S पिगोट का नाम दे दिया गया है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के बारे में पूछा गया। अगर आपसे किशनगढ़ पेंटिंग का राइटर पूछा जा रहा है तो ई डिकेंसन आंसर्स होना चाहिए। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना चाहिए, बी इज द राइट आंसर्स बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। नाम राष्ट्रीय संग्रहालय कराची का है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली का है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया। डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा गया। अगर डांसिंग गर्ल हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आंसर्स बनता है। सी के साथ सही जवाब लगाना पड़ जाता है। शी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। आपसे कह रहा है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, कला दीर्घा के थे, ललित कला के थे, समकालीन कला के थे या फिर कला त्रैमासिक के थे। आपसे पूछा गया डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक रहे हैं। अब संपादक की अगर बात आएगी तो कला में एक पत्रिका छपती, वो आपकी समकालीन कला होती है, तो उसके संपादक रहे। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर सॉल्व होगा। 39 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो कह रहा है अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा था आंद्रे ब्रेटेन ने, मैक्स हॉर्नेस्ट ने, सेल्वाडोर डाली ने या फिर जॉन मीरो ने। आपसे अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र पूछा गया, कौन लिखता है। तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र लिखा जाता है वो आंद्रे ब्रेटेन के द्वारा लिखा जाता है। राइट आंसर्स आंद्रे ब्रेटेन बनेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था। नाम ओलियोग्राफ्स का है, शेरीग्राफ का है, कैलोग्राफ का है और लिथोग्राफ्स का है। पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया है। अगर एंडी वारहोल के प्रयोग की बात आती है तो शेरीग्राफ आंसर्स बनता है। सी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। नाम सौमित्र मोहन का है, आनंद कृष्ण का है, विनोद भारद्वाज का है और मुल्कराज आनंद का नाम दे दिया गया। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था आपसे पूछा गया है। अगर मार्ग पत्रिका के संपादक की बात आएगी तो मुल्कराज आनंद सही जवाब बनेगा। डी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लाएंगे, 42 नंबर होगा। आपसे कह रहा है भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है। नाम कल्याण कृष्ण का है, कंवल कृष्ण का है, आनंद कृष्ण का है और राय कृष्णदास का नाम दे दिया गया। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है।
अगर भारतीय मूर्तिकला के लेखक की बात आएगी तो रायकृष्ण दास आंसर बनेगा, डी के साथ सही जवाब लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है, पूछा गया अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया। नाम 1912 का है, 1914 का है, 1910 का है और 1916 का नाम दिया गया। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत होता है। तो अमूर्त कला का पहला जो घोषणा पत्र है 1910 में फाइनली ये आपका प्रस्तुत होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गैंग कोण चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। नाम राज राजा चोल का है, परांतक फर्स्ट का है, राजेंद्र चोल फर्स्ट का है और आदित्य फर्स्ट का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गैंगोकोण चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर बनवाने का जो काम है इसमें से जो गैंगेकोण वाला है ये फाइनली राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। नाम फ्रांस का है, युगोस्लाविया का है, इटली का है और बोलीविया का नाम आपकी स्क्रीन पे है। माइकल एंजेलो का जन्म आपसे पूछा गया। अगर माइकल एंजेलो का जन्म पूछा जा रहा है तो राइट आंसर इटली बन रहा है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। आगे चला जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। नाम चांडो रागमाला का है, गीत गोविंद का है, चुनार रागमाला का है और परिवर्ती बूंदी रागमाला का नाम दे दिया गया। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। तो राजस्थान का पुराना भी है और प्रारंभिक भी है, वो रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है मित्रों। राइट आंसर चुनार रागमाला लगाओ, बी के साथ सही जवाब बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा, 47 नंबर है, कह रहा है एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। छपाई कहते हैं, एक रंग का कहते हैं, स्थानीय रंग कहते हैं या फिर एकालाप कहते हैं। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है। तो उसके लिए एक रंग का है ऐसा कहा जा सकता है। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स और उसके साथ स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्चर्स के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है, विंसेंट वैन गॉग का नाम है, E.H. ग्रोमविच का नाम है, गुस्ताव कुर्वे का नाम है और जॉर्जियन वशारी का नाम दे दिया गया। आपसे लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स की बात करें या फिर स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्चर्स की बात करें तो फाइनली जो राइटर हैं वो जॉर्जियन वशारी हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ, ग्रीस में हुआ, हॉलैंड में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ। गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ मित्रों। तो सही जवाब फ्रांस बनता है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ लगाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है, कह रहा है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। नाम रंग प्रसंग का है, कला दीर्घा का है, कला वार्ता और कला प्रयोजन का नाम दिया गया। प्रयाग शुक्ल के बारे में पूछा गया, रंग प्रसंग आंसर्स बनता है तो फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सांची स्तूप किस लिपि में संदेश खुदा हुआ होता है। तो सांची स्तूप में फाइनली कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। नाम ब्राह्मी लिपि का है, कीलाक्षर का है, देवनागरी का है और खरोष्ठी का नाम दे दिया गया। सांची स्तूप पर कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है मित्रों। तो संदेश ब्राह्मी लिपि में है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलते हैं, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था। नाम इंग्लैंड का है, इटली का है, जर्मनी का है और स्पेन का नाम दिया गया। सल्वाडोर डाली का जन्म जो है वो कौन से देश में हुआ था। जब देश की बात आए तो स्पेन के साथ आंसर्स लगाओ, डी के साथ आप सही जवाब बना लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेष करके कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है। तो कवच कवर से प्रभावित होने वाले हिरणमय राय चौधरी हैं, पी.वी. जानकी रमन हैं, एक्का यादागिरी राव हैं या फिर दिलीप शाह हैं।
दक्षिण भारत की परंपरा है, मूर्तिकला से विशेष करके कवच कवर से वो प्रभावित होते हैं। उनका नाम पी.वी. जानकीरमण होता है। तो राइट आंसर सी.वी. जानकीरमण देना पड़ेगा। बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। पूछा गया श्रीलाल शुक्ल डाडाडाट के लेखक हैं। नाम गबन का है, सुहाग के नुपुर का है, राग दरबारी का है और गुजिश्ता लखनऊ का नाम दिया गया। श्रीलाल शुक्ल किसके राइटर हैं? तो मित्रों चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप राग दरबारी के साथ आंसर्स देंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली यहाँ पे लगाएंगे। सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। बृहद कला कोश के लेखक हैं। ज्योतिष जोशी हैं, रूप नारायण बाथम हैं, शेखर सेन हैं या फिर विनोद भारद्वाज हैं। बृहद कला कोश के लेखक कौन है आपसे पूछा गया। अगर बृहद कला कोश के राइटर का नाम पूछा जा रहा है तो विनोद भारद्वाज आंसर्स बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 56 नंबर है। वायरल विज्ञापन का आशय है। वायरल विज्ञापन का आशय है इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन रूप, या फिर जातिवादी और लिंग भेदी विज्ञापन, या फिर विज्ञापन में महिलाओं को और अधिक अधिकारिता देने वाला विज्ञापन, या फिर विज्ञापन व्यवहार में लिंग और जातीयता। आपसे वायरल विज्ञापन के बारे में पूछा गया तो इंटरनेट का उपयोग करके जो तैयार किया जाता है विज्ञापन रूप वो वायरल विज्ञापन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चंस क्या आता है मित्रों, 57 नंबर क्वेश्चंस आता है। कह रहा है राय कृष्णदास संबंधित थे। नाम सिनेमा का है, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट्स का है, वास्तुकला का है और कला इतिहास का नाम दे दिया गया। राय कृष्णदास संबंधित थे। राय कृष्णदास संबंधित थे। आपसे पूछा गया राय कृष्णदास किससे संबंधित थे, तो मित्रों कला इतिहास से इनका संबंध है। सही जवाब डी के साथ लगेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द अम्ब्रेलाज है, जापान यूएसए है। निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है। नाम रुमाना हुसैन का है, क्रिस्टो का है, पीत पाल सचदेव लाडी का है और सेबा छाची का नाम दे दिया गया। द अम्ब्रेलाज की बात हो रही है, जापान यूएसए की बात हो रही है। ये किसकी कलाकृतियां हैं मित्रों, तो ये कलाकृतियां आपकी क्रिस्टो की हैं। किसकी हैं, क्रिस्टो की हैं। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। रेमंड ड्यूसो विरलो की हॉर्स शीर्षक मूर्ति किससे बनी हुई है। हॉर्स शीर्षक मूर्ति स्टील की है, ग्रेनाइट की है, कांसा की है या फिर मार्बल की है। रेमंड ड्यूसो विरलो की हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति है मित्रों ये कांसा में बनी हुई है। तो राइट आंसर्स कांसा लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। पूछा गया A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। नाम 210 × 297 मिमी का है, 297 × 420 मिमी का है, 210 × 287 मिमी का है या फिर 228 × 287 मिमी का है। A4 कागज़ का जो वास्तविक माप आता है मित्रों वो आपका 210 × 297 मिमी है। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। आपसे पूछा गया चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अच्छा कागज और कलम है, अच्छा दृश्य है, अच्छा संयोजन है या फिर अच्छा रेखांकन है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए जो सबसे बढ़िया काम है वो अच्छा संयोजन है। संयोजन अच्छा होगा, चित्र अपने आप अच्छा बनेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर है। कह रहा है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था। क्लोड मोने थे, पाल गुंगवा थे, एडवर्ड मोने थे या फिर विंसेंट वैन गॉग थे। आपसे सनराइज इंप्रेशन के बारे में पूछा गया। मित्रों अगर सनराइज इंप्रेशन की बात हो रही है तो आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे। ये भी बहुत विवादित क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और अक्सर लोग गलत करते हैं, याद रखना। सनराइज इंप्रेशन जल्दी से बताइए मित्रों, सही जवाब क्या बनेगा। एम सनराइज इंप्रेशन चित्र किसका है। सही जवाब देना, सही जवाब देना। सनराइज इंप्रेशन
सनराइज इंप्रेशन याद रखना, बहुत बार आंसर्स एडवर्ड मोने लोग लगाए हैं, लेकिन गलत है, ये क्लॉड मोने की रचना है। समझ लेना, फ्रांस में ये कलाकार किसके लिए, इम्प्रेशनिज्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्लॉड मोने, याद रखना। वुमेन इन गार्डन इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। कौन सी है? वुमेन इन गार्डन, एक बगीचा में एक औरत है, ये वाली रचना बहुत अच्छी है, याद रखना। लेकिन सनराइज इंप्रेशन हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब रचनाएं इनकी अच्छी हैं। हैशटैग्स हो गया, ये सब क्लॉड मोने की रचना है। तो इसमें अब आपको गलती नहीं करनी है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर फाइनली आपको लगा लेना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन और नीला घटकों में अलग अलग किया जाता है। नाम हार्ड डिस्क का है, मेमोरी कार्ड का है, पेन ड्राइव का है और डिजिटल स्कैनर का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है मूल कला को किसके द्वारा रेड और ग्रीन के साथ नीले में हम अलग कर पाते हैं। तो ये फाइनली डिजिटल स्कैनर में हो पाता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 64 नंबर होगा। पूछा गया मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है। नाम वाल्सन का दिया गया, एस राधाकृष्णन का दिया गया, सोमन का दिया गया और कन्हई कुन्ही रमन का नाम दिया गया। मुक्कोला पेरुमल, मुक्कोला पेरुमल की अगर बात आती है, राइट आंसर्स कन्हई कुन्ही रमन है। राइट आंसर्स डी के साथ बैठ रहा है। डी इज़ द राइट आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है 1970 के दौरान पश्चिमी एबस्टॉक्स कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं वो हैं चक क्लॉस। नाम जस्पर जोन्स का है, हम्पर्स का है और जो है एरिस्टाइड मेलोल का है। आपसे पूछा गया कि 1970 के दौरान पश्चिमी एस्बेस्टक्स कला के प्रमुख रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, प्रतिपादक रहे हैं। तो मित्रों वो कौन रहे हैं? उनका नाम हंस अर्प है। तो राइट आंसर हंस अर्प लगाइए, बी के साथ सही जवाब बनाइए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसके चित्रित करने का काम रहा विशन-दास का, विचित्र का, बशामन का या फिर अबुल हसन का। अकबरनामा जो अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है उसमें चित्र रचना कौन करता है? तो चित्र रचना बशामन करते हैं, याद रखना। राइट आंसर्स बसामन बनेंगे, बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। आपसे कह रहा है गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है। नाम बोरेक्स का है, शुगर का है, अमोनियम क्लोराइड का है और सादा नमक यानी सोडियम क्लोराइड का नाम दिया गया। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है मित्रों? तो एल्यूमिनियम की अगर सफाई करनी है तो अमोनियम क्लोराइड से की जाएगी। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर है। पूछा गया फैट चेयर, फैट चेयर निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जॉन केज की है, नून जून पाइक की है, जोसेफ वायस की है और जॉर्ज पिट्चो की है। आपसे पूछा गया फैट चेयर, फैट चेयर। अगर हम फैट चेयर की बात करते हैं तो राइट आंसर जोसेफ वायस बनता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू, गट्टू का निर्माण किया था आर के नारायणन ने, के एस कुलकर्णी ने, अजीत निनान ने या फिर आर के लक्ष्मण ने। गट्टू का निर्माण किया था आपसे पूछा गया, तो गट्टू का निर्माण जो है वो आर के लक्ष्मण करता है। राइट आंसर डी के साथ बैठता है, डी इज़ द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पूर्ण रंग प्रतिकृति, फुल कलर रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्टेशन। आपसे कह रहा है जो ब्लैक है, ब्लैक को निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ा जाता है? पूर्ण रंग प्रतिकृति ब्लैक को कैसे जोड़ते हैं? स्पॉट कलर से जोड़ देते हैं, की कलर से जोड़ देते हैं, द्वितीय कलर से जोड़ देते हैं या फिर तृतीय रंग से जोड़ देते हैं। पूर्ण रंग प्रतिकृति है ब्लैक, ब्लैक को किससे जोड़ा जाएगा? तो मुख्य रंग यानी की कलर से जोड़ दिया जाएगा। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 71 नंबर। कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था?
चार्ल्स कोरिया, फिलिप जॉनसन, ली कार्बूजियर या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था पूछा गया, तो ली कार्बूजियर आंसर्स है, बी के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द थिकर नामक मूर्ति किसकी है। नाम ड्यूरर का है, रॉफेल का है, माइकल एंजेलो का है और रोंदा का नाम दे दिया गया। द थिंकर के बारे में पूछा गया। द थिंकर जो मूर्ति आती है मित्रों, रोंदा की रचना है, तो राइट आंसर हम डी के साथ लगा लेंगे। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ब्लू पॉटरी, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान के पृष्ठभूमि में कौन था। नाम के वी जिन्ना का है, देवीलाल पाटीदार का है, कृपाल सिंह शेखावत का है और मनसिमरन सिंह का नाम दे दिया गया है। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर पृष्ठभूमि की बात हो रही है, कृपाल सिंह शेखावत सही जवाब बन रहे हैं। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेशा पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल के बारे में इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग सही जवाब बनेगा। डी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है। आपसे कह रहा है विश्व भर का सुविख्यात लोगो है, कौन सा पहचान है, लोगो है जो मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्चेज है, रेड क्रॉस वाला है, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक है या फिर मर्सिडीज स्टार है। क्या है, मर्सिडीज स्टार है। आपसे कह रहा है विश्व भर का सुविख्यात लोगो कौन सा है, तो विश्व भर का जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लोगो है वो ओलंपिक का जो 5 घेरों वाला ये वाला आपका प्रतीक होता है, जिसमें 5 घेरे हैं, ये वाला है। तो राइट आंसर आप सी के साथ लगा लो। आगे चला जाएगा। 76 नंबर आता है। आपसे कह रहा है 1873 में, क्या 1843 में, 73 नहीं, 1843 में हास्य और व्यंग डिजाइनिस्ट को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द में पहली बार उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रकाशन को जाता है। पंच को जाता है, ले चारीवारी को जाता है, सिम परलिसियम को जाता है या फिर क्रिएटिव कैमरा को जाता है। कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का जो श्रेय जाएगा मित्रों वो पंच को जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है किस प्रमुख पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। मानबुकर में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, नोबेल में दी जाती है, ज्ञानपीठ में दी जाती है या फिर ग्रैमी अवार्ड में दी जाती है। तो वाग देवी की प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों वर्ष 1991 में जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना किस संग्रहालय में हो जाती है। नाम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन का है, लिब्रू संग्रहालय पेरिस का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है और नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय लंदन का दिया गया। 1991 में फाइनली जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना होती है। अब इंडियन आर्ट की बात हो रही है तो विदेश में ही होगी, विदेश में लंदन में हुई है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन आंसर्स बन रहा है। ए इज द राइट आंसर्स लग रहा है। आगे चला जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है क्या हाफिज सिराजी की मज़ार किस शहर में स्थित है। नाम कराची का दिया गया, जौनपुर का दिया गया, सिराज का दिया गया और बदखशा का दिया गया। हाफिज सिराजी की मज़ार आपसे पूछा गया कहाँ लोकेटेड है। लोकेशन की बात आए तो सिराज आंसर्स लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रंथ चित्रों की बहुलता किसके युग की चित्रकारी का एक प्रमुख विशेषता रहा है। नाम बाबर का है, जहांगीर का है, अकबर का है, शाहजहां का है। ग्रंथ चित्रों की बहुलता किस युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है, तो वो फाइनली अकबर के काल की रही है। ग्रंथ चित्रों का खूब ज़्यादा काम अकबर के टाइम पे हुआ है। चाहे आप रामायण देखो, महाभारत देखो, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं तो अकबर के टाइम पे हुई हैं। राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। पूछा गया अकबर कालीन चित्रों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है। 2 श्रेणी, 4 श्रेणी, 5 श्रेणी या फिर 6 श्रेणी। अकबर कालीन चित्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया, तो 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है। एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र का चित्रण किसने किया। नाम बसावन का है, दशवंत का है, अबू शमद का है और मीर सैयद अली का नाम दिया गया।
एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र किस में चित्रित किया है? अगर सही जवाब की बात आती है, राइट आंसर बशामन बनता है। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? नाम लखनऊ का है, चंडीगढ़ का है, भोपाल का है और रांची का है। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है तो रांची के साथ आंसर्स लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चंस जब परीक्षा नज़दीक आती है तो और ज़्यादा करा दिए जाएंगे, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी? नाम डेमिले नेल पीटर्स का है, कैरियोना ग्रे का है, नेहल चुदासमा का है और एंजेला पांस का नाम दिया गया। मिस यूनिवर्स 2018 नाम कैटरीओना ग्रे का है, तो राइट आंसर वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आता है, आपसे कह रहा है एफिल टावर के स्थापत्यकार गुस्ताव एफिल का जन्म 1832 में कहाँ हुआ था? नाम इंग्लैंड का है, इटली का है, फ्रांस का है, मैक्सिको का नाम दिया गया। एफिल टावर के स्थापत्यकार हैं गुस्ताव एफिल, उनका जो जन्म है वो फाइनली फ्रांस में हुआ है, तो राइट आंसर्स फ्रांस में लगाइएगा। 1832 में जन्म हुआ, बी के साथ आंसर्स बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? नाम गुस्ताव एफिल का है, गुस्ताव कुर्वे का है, एडविन स्लूटेंस का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की डिज़ाइन पूछी जा रही है, तो राइट आंसर आपका गुस्ताव एफिल बन रहा है। ए के साथ सही जवाब लग रहा है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किंग है, वल्चर और ग्राफिन है, ये किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का है, वहजाद का है, बशामन का है और मीर सैयद अली का नाम दिया गया। किंग है, वल्चर और ग्राफिन है। आपसे पूछा गया कौन चित्रित करता है? सही जवाब जो बनेगा वो उस्ताद मंसूर बनेंगे, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? नाम कुतुब फलसर दिल्ली का है, कोंडा गुल्लार केरला का है, पानीपत हरियाणा का है और अजमेर राजस्थान का नाम दे दिया गया। भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया आपसे पूछा गया, तो पहला मकबरा केरला में कोंडा गुल्लेर बन रहा है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है भारत में प्रथम मकबरा जो कि चेरामान जुमा मस्जिद है, मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया था? नाम कोंडा गुलार केरला का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, बीजापुर कर्नाटका का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अभी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, बस यहाँ नाम शामिल हो गया कि मलिक बिन दिनार के द्वारा बनवाया गया था और कोंडा गुल्लार केरला में बनता है, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगेगा। ये इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आता है, अंबाजी संगमरमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मस्जिद के लिए किया गया है? अंबाजी संगमरमर का जो प्रयोग है एलोरा में हुआ, खजुराहो में हुआ, दिलवाड़ा में हुआ या फिर कोणार्क में हुआ? अंबाजी संगमरमर का अगर प्रयोग पूछा जा रहा है मित्रों, तो राइट आंसर दिलवाड़ा बैठेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? नाम घड़वा कलाकार का है, झाग कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और बेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? अब कौन सा कार्य है वो घड़वा कलाकार रहे मित्रों, उनके कार्यों से फाइनली इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं? नाम अटाला मस्जिद जौनपुर का है, बाबरी मस्जिद पानीपत का है, जामा मस्जिद दिल्ली का है और जामी मस्जिद धार का नाम दिया गया। मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? तो मकबरे से जुड़े जो तोरण हैं वो आपके अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 93 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, महमूद गमन का मदरसा कहाँ स्थित है? बीदर में है, दौलताबाद में है, गुलबर्गा में है या फिर हैदराबाद में है? महमूद गमन का जो मदरसा है वो कहाँ लोकेटेड है? तो फाइनली वो बीदर में है। राइट आंसर्स आप बीदर लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है
अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? नाम टालमी प्रथम फिलाडेल्फस का है, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का है, सिकंदर महान का है और उपयुक्त में से कोई नहीं नाम दिया गया। अलेक्जेंडर का प्रकाश स्तंभ किसके शासनकाल के दौरान होता है मित्रों? तो राइट आंसर जो बनेगा वो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस बनेगा। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है क्या श्यामा चकेवा की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? बिहार के मिथिला क्षेत्र की हैं, पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र की हैं, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे श्यामा चकेवा की मूर्तियां पूछा गया, तो श्यामा चकेवा की जो मूर्तियां हैं मित्रों वो फाइनली बिहार के मिथिला क्षेत्र की हैं, इसलिए जो राइट आंसर्स लगाइएगा वो आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बना दीजिएगा। आगे चला जाएगा। 96 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है आर्टेमिस का मंदिर, जिसे डायना का मंदिर कहा जाता है, कहाँ स्थित है? नाम पेरिस का है, ईरान का है, तुर्की का है और ग्रीस का नाम दिया गया। डायना का मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? सही जवाब तुर्की बन रहा है। राइट आंसर्स बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 97 नंबर क्वेश्चन है। कांस्य मूर्ति शिल्प का पहला उदाहरण प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी का, तंजौर से प्राप्त नटराज शिव का, कटरा से प्राप्त बुद्ध का या फिर इनमें से कोई नहीं। कांस्य मूर्ति शिल्प का जो पहला उदाहरण है वो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का। तो राइट आंसर जो बन रहा है वो फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आ रहा है। सिटी ऑफ रोमियो जूलियट कहते हैं? वेरोना को कहते हैं, लंदन को कहते हैं, रोम को कहते हैं या फिर तुर्की को कहते हैं? सिटी ऑफ रोमिनो या रोमियो जूलियट पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ रोमियो जूलियट जिसे कहा जाता है वो शहर आपका क्या है मित्रों? वो शहर आपका वेरोना है। क्या है? वेरोना। तो राइट आंसर वेरोना लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आ रहा है। आपसे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लगभग 3000 ईसा पूर्व की कांस्य में बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? नाम पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो से है, दक्षिण भारत के आदिन नालूर से है, बिहार के सुल्तानपुर से है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। मातृ देवी की प्रतिमा पूछी गई है मित्रों। राइट आंसर जो बनेगा वो दक्षिण भारत के आदि चलना लूर सही जवाब बनेगा। दक्षिण भारत का आदिल चलना लूर राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या हम 100 की बात कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? नाम टेराकोटा हॉर्स का है, कांथा टेक्सटाइल का है, हैंडीक्राफ्ट का है और मार्बल स्टैचू का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर टेराकोटा हॉर्स बन रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? नाम लखनऊ का अधिवेशन है, दिल्ली का अधिवेशन है, इलाहाबाद का अधिवेशन है और कलकत्ता का अधिवेशन नाम दिया गया। राइट आंसर्स कलकत्ता लग रहा है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आ रहा है। गैलरी गोल्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या फिर पेरिस में है? गैलरी गोल्ड की अगर बात आती है तो गैलरी गोल्ड जो लोकेटेड है मित्रों वो कोलकाता में है। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है अनुकृति आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? नाम प्रयागराज का है, गोरखपुर का है, लखनऊ और पणजी का नाम दिया गया। अनुकृति आर्ट गैलरी की बात हो रही है। अगर अनुकृति आर्ट गैलरी का लोकेशन पूछा जाए तो प्रयागराज बनता है। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे 104 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पित्रादुरा पिच्चीकारी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग दिखाई देता है भारत में 1600 ईस्वी के आसपास, रोम में 1600 ईस्वी के आसपास, मिस्र में 3000 ईस्वी के आसपास या फिर इनमें से कोई नहीं। पित्रादुरा के बारे में पूछा गया तो ये रोम में दिखाई देता है, 1600 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। तो राइट आंसर बी के साथ बैठेगा। बी इज़ द राइट आंसर लगाना। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलना।
एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया? एडोब फोटोशॉप को क्या एडोबी सिस्टम इंक ने विकसित किया है? क्या चार्ल्स गोस्के जान वार्नॉक जो है वार्नॉक के द्वारा विकसित किया गया, एप्पल मॉर्कोटोन्स के द्वारा विकसित किया गया, या फिर माइक्रोमीडिया के द्वारा एडोब फोटोशॉप को विकसित किया गया? एडोब फोटोशॉप की अगर बात आती है तो एडोबी सिस्टम इंक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त हुई है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई, बर्किंघम संग्रहालय आर्ट गैलरी इंग्लैंड, या फिर लिब्रू संग्रहालय पेरिस। आपसे गुप्त काल की प्रतिमा है, बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा है, बिहार सुल्तानपुर से प्राप्त होती है, कहाँ पे रखी है? तो ये आपको बर्किंघम संग्रहालय आर्ट एंड गैलरी इंग्लैंड में देखने को मिलेगी। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 107 नंबर, आपसे कह रहा है बांकुरा जनपद विशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए, मार्बल के लिए, पटचित्र के लिए, या फिर कलमकारी के लिए? बांकुरा जनपद का विशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो विशनपुर की जो प्रसिद्धि है वो आपके टेराकोटा मंदिर के लिए है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर लग रहा है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 108 नंबर आ रहा है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दुनिया का पहला व एकमात्र संग्रहालय जिसमें हनुमान के विविध रूप के 300 साल पुरानी 600 से अधिक मूर्तियां, चित्र और मुखौटे इत्यादि का अद्भुत संग्रहालय देखने को मिलता है। 600 से ज़्यादा मूर्तियां, 300 साल से ज़्यादा पुराने दृश्य, वो भी एक ही मात्र जगह पे मिल जाता है। नाम गुरुग्राम हरियाणा वाले संग्रहालय का है, विजयनगर कर्नाटका वाले का है, वाराणसी उत्तर प्रदेश वाले का है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है। अब हनुमान जी का दृश्य मित्रों, तो हनुमान जी ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा, यानी सही जवाब गुरुग्राम हरियाणा बन रहा है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है श्रमिक सिटी। श्रमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर है, रामपुर है, जयपुर है, खुर्जा है, कांगड़ा है। श्रमिक सिटी की अगर बात करते हैं तो खुर्जा बुलंद शहर वाला एकदम सही जवाब बैठता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से वास पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्रकार है? अरुण जेटली हैं, अभिनव गुप्ता हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, या फिर लालजीत अहिर है? आपसे कह रहा है वास पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सही जवाब हैं, सी के साथ सही जवाब बन रहा है। अगला क्वेश्चन से 110 नंबर आ रहा है, आपसे क्या कह रहा है? 110 नंबर कह रहा है दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया? टोक्यो जापान में, बीजिंग चीन में, नई दिल्ली भारत में, या फिर लंदन ब्रिटेन में? दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय जो खोला जाता है मित्रों वो आपके टोक्यो जापान में खोला जाता है। तो राइट आंसर टोक्यो जापान लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 112 नंबर है, कह रहा है देश के नागरिकों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाम 1950 का है, 1953 का है, 1951 का है, 1954 का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना कौन से वर्ष हो जाती है? तो 1954 आंसर्स बनता है, सही जवाब 1954 लगाना पड़ता है। आगे 113 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछा गया किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है फिल्म एंड टेलीविज़न में दिया जाएगा, क्रिकेट में दिया जाएगा, नाटक में दिया जाएगा, या फिर पत्रकारिता में दिया जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया जाता है फिल्म और टेलीविज़न में दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आएगा 114 नंबर होगा, कह रहा है लिथियोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं? पाब्लो पिकासो जी, लुजुक लोत्रेक, ई.एल. कॉजी, या फिर देंगा? पोस्टर में जो लिथियोग्राफ्स है उसके लिए फेमस नाम क्या होगा? तुलुस लोत्रेक सही जवाब बन रहा है, तो सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है भारतीय गद्य बृहद संहिता के रचयिता हैं? बृहद संहिता के रचयिता हैं वाणभट्ट जी हैं, कालिदास जी हैं, कलहण जी हैं, या फिर वराह मिहिर जी हैं? आपसे कह रहा है बृहद संहिता के रचयिता कौन है? अगर बृहद संहिता के राइटर की बात हो रही है तो राइट आंसर्स वराह मिहिर बन रहा है, डी के साथ आपका आंसर्स बनाना पड़ रहा है। आगे चलें,
अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है, कह रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है। नाम अजंता गुफा का है, शितनवासल गुफा का है, एलोरा गुफा और बादामी गुफा का नाम दिया गया। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का जो गुफा है वो कौन से गुफा से प्राप्त होता है। राइट आंसर बादामी गुफा बनता है। डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ रहा है, डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था। नाम मद्रास का है, कलकत्ता का है, बॉम्बे का है और लखनऊ कला महाविद्यालय का दिया गया। अंबालाल रहमान का जो नाम है कौन से स्कूल से जुड़ा है, तो लखनऊ कला महाविद्यालय सही जवाब बन रहा है। डी के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं। मोटे रंग की पारदर्शिता को कहते हैं, अत्यधिक चटकीला होता है उसे कहते हैं, रंगों को सुखाना है उसको कहते हैं, या फिर गाढ़ापन को कहते हैं। स्कम्बलिंग की बात होती है। स्कम्बलिंग फाइनली मोटे रंग की पारदर्शिता सही जवाब बन रहा है, तो ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। आगे चला जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है। नाम दादावाद का है, अभिव्यंजनावाद का है, फोटोग्राफी का है और नाइट साइड स्पेसिफिक आर्ट का दे दिया गया। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है। प्रस्तुतिकरण की अगर बात आती है मित्रों तो अभिव्यंजनावाद सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था। नाम श्रीधर महापात्रा है, सुखवीर श्रृंगल है, रघुनाथ महापात्रा है, नित्यानंद महापात्रा नाम दिया गया। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था। अकादमिक शैली का चित्रकार श्रीधर महापात्रा हैं, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, आपसे कह रहा है प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था। नाम ऋत्विक घटक का है, शेखर कपूर का है, ऋषिकेश मुखर्जी हैं और सत्यजीत राय का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है प्रेमचंद्र की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उस चलचित्र का जो फाइनली डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो सत्यजीत राय हैं, तो राइट आंसर्स डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का जो श्रेय है वो किसे है। स्टेला कैम्ब्रिज को है, रामकुमार विश्वकर्मा को है, आनंद केडेश कुमार स्वामी को है या फिर कर्निंघम को है। बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का जो श्रेय जाता है मित्रों फाइनली स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है, तो राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिज बनाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे 123 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कालीघाट के चित्रों में कौन जो है वो प्रभावित कलाकार है। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है। वी एस गोयतोंडे का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, यामिनी रंजन राय और सुनैनी देवी का नाम दिया गया। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है मित्रों, तो भारत के पिकासो प्रभावित हैं यानी यामिनी रंजन राय। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 124 यानी 124 पहुंच रहा है, आपसे कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। नाम मैग्नीशियम सल्फेट का है, एल्यूमिनियम सल्फेट का है, हाइड्रोजन सल्फेट का है और सिल्वर हायोलाइट का नाम दिया गया। रासायनिक पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं, तो आप जानते हैं फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जो रासायनिक पदार्थ लगता है वो आपका सिल्वर हायोलाइट होता है। राइट आंसर्स डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जॉन सेनफील्ड्स ने किसका आविष्कार किया। नाम इंटेग्लियो प्रिंटिंग का है, लिथियोग्राफी का है, स्क्रीन प्रिंटिंग का है और लेटर प्रेस का नाम दिया गया। जॉन सेनफील्डर की बात हो रही है, जॉन सेनफील्डर की बात करें तो लिथियोग्राफी आंसर्स लगाइए, सी के साथ आप सही जवाब बनाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अब मित्रों आपके बताने की बारी आई कि इन 125 क्वेश्चंस के अभ्यास में फाइनली आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।